किया था। IAS 12 के अंदर हमने क्या पढ़ा कि हमें चाहिए होता है टैक्स एक्सपेंस। क्या चाहिए होता है जी? यहाँ तक की कहानी हो चुकी होती है, पीबीटी तक हमने अपने अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से आना है, ठीक है। उसके बाद जब हम टैक्स देने जाते हैं तो 150 के ऊपर टैक्स वाले कहते हैं हमने नहीं टैक्स लेना, इसमें कुछ चीज़ें आपके हिसाब से हैं वो हमारे हिसाब से नहीं है, तो हम अकाउंटिंग को रिवर्स करते हैं, टैक्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये रूल है। करंट टैक्स का क्या रूल है? करंट टैक्स का क्या रूल है? करंट टैक्स की जो वर्किंग होगी, टैक्स एक्सपेंस, मैंने कहा था दो चीज़ें, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनती है, ये हम करते हैं, वर्किंग करते थे हम, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। मैं यूँ कर लूँ बल्कि, करंट टैक्स कहाँ से निकलेगा? कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स की वर्किंग से। वर्किंग की हमने कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। अब कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स का जो वर्किंग का रूल है वो क्या है? अकाउंटिंग को रिवर्स कर दो, रिवर्स अकाउंटिंग। रिवर्स अकाउंटिंग क्या मतलब? जब टैक्स और अकाउंटिंग वालों में कोई लड़ाई पड़ गई तो अकाउंटिंग रूल्स वाली फिगर्स को क्या कर देंगे हम? रिवर्स, और रिकॉर्ड करें टैक्स वाली फिगर। ये अब जनरल बात बना ली मैंने, क्योंकि अब क्या बन गया? रिवर्स का मतलब अगर एक्सपेंस है तो रिवर्स करने के लिए क्या करोगे, और अगर इनकम है तो रिवर्स करने के लिए क्या करोगे? लेस। बात समझ आई? जनरल बना दिया बात को। अच्छा, रिकॉर्ड करें टैक्स मतलब अगर एक्सपेंस टैक्स वालों के हिसाब से है तो उसको रिकॉर्ड करने का मतलब लेस। एक्सपेंस रिकॉर्ड करना लेस, और अगर टैक्स वालों के हिसाब से इनकम रिकॉर्ड करनी है तो वो ऐड। तो ये हमने जनरल बात कर ली। रिवर्स अकाउंटिंग, इनकम है तो रिवर्स करने के लिए ऐड, और जो वो एक्सपेंस है तो रिवर्स करने के लिए नहीं, सॉरी बोल रहे, रिवर्स अकाउंटिंग तो अगर एक्सपेंस है तो रिवर्स करने के लिए ऐड बैक करेंगे, और अगर इनकम है तो रिवर्स करने के लिए लेस। रिकॉर्ड टैक्स, अब रिकॉर्ड करना है, अब ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंस है तो रिकॉर्ड करने के लिए लेस, और यानी कि जो अलाउंस होता है, जो अलाउ करते हैं, और अगर इनकम है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, करंट टैक्स ये हो गया। डेफर्ड टैक्स के बारे में क्या रूल था हमारा? भाई डेफर्ड टैक्स के बारे में जो बात की थी ना स्टार्ट में, वो नहीं है, हमने स्टैंडर्ड वाली बात करनी है अब, वो इसीलिए सिखाई थी। पहले थोड़ी सी लॉजिक देते हुए बात कर गया था कि देखो अब डेफर्ड टैक्स के लिए हमने क्या करना है। डेफर्ड टैक्स के लिए डेफर्ड टैक्स का लेजर बनता था, DTL/A का लेजर। ये सारा IAS 12 है बस, DTL/A का लेजर, और इस लेजर में जो CD होता था वो CD निकलता था हमारा कहाँ से बोला जी? बेसिकली मैं उसको यूं कहूंगा, DTL/A एज ऑन वाली वर्किंग से। तो ये हमारा IAS 12 बस इसी के आसपास घूमना। निकालना हमने क्या है? टैक्स एक्सपेंस, जिसके दो एलिमेंट, टैक्स एक्सपेंस के दो कंपोनेंट्स हैं, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स निकलेगा करंट टैक्स की वर्किंग से, जिसमें हमने रिवर्स कर देना है अकाउंटिंग को, और जहां पे लड़ाई है नहीं है तो फिर ठीक है, दोनों सेम है ना। अगर लड़ाई नहीं है तो फिर क्या है, जो ऐड कर, अकाउंटिंग को ऐड कर दो, एक्सपेंस है जी, अकाउंटिंग वाले भी एक्सपेंस मार रहे हैं तो ऐड बैक करो, टैक्स वाला है लेस कर दो, फर्क क्या है? तो सेम होता है ना। इसलिए जहां पे डिफरेंस होता है वो सवाल में बताया होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग रूल, करंट टैक्स में अकाउंटिंग को रिवर्स करके टैक्स को रिकॉर्ड करेंगे। जो टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, पीबीटी से चलेंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट पे पहुंचेंगे, उस पर टैक्स एक्सपेंस निकाल लेंगे, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होती है। और डेफर्ड टैक्स के लिए क्या करेंगे? डेफर्ड टैक्स का लेजर बना। डेफर्ड टैक्स के लेजर का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से निकलेगा? DTL/A एज ऑन वाली वर्किंग से। तो ये लेक्चर जो कल था, ये सवाल दोबारा किया था? नहीं किया था, ऐसे हल्का सा ऐसे हुए, नहीं किया था, सवाल नहीं किया। कल वाला जो लेक्चर था उसमें ये जो IAS 12 का क्वेश्चन 1 करवाया, इसको पहले करना था, मैंने कह के भेजा था, क्यों नहीं किया? पढ़ना शुरू कर दो, क्यों नहीं किया? मर्जी है आप लोग, ऐसे नहीं होगा पास कर, क्योंकि पास हो जाए तो हो ही जाए, पर लेकिन फायदा क्या? मैंने कड्डू। चले जी, अब आज क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ें, एक ही बस चीज़ है, वो है ग्रेच्युटी। बेसिकली आपको ट्रीटमेंट ही सिखाना है। कल एसिड था, आज लायबिलिटी है। दो ही एलिमेंट्स है ना, एसिड डेबिट नेचर की चीज़ें और लायबिलिटी क्रेडिट नेचर की चीज़ें, ठीक है।
तो ये दोनों से सीख लेते हैं हमने। बस बात फिर आगे सवाल के अंदर, मैंने आपके जो सवाल देखे हैं उनमें मैक्सिमम यही 1-2 चीज़ें ही आती हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं ही नहीं। एनीवेज, जब रूल पकड़ में आ गया तो जो मर्जी होता है। हमने रूल पकड़ लिया, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। वो एमसीक्यू भी बनाएगा ना तो बनाएगा कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस ये है, कैरिंग अमाउंट ये है। अब आपने देखना है उसके डिफरेंस को कि ये टैक्सेबल है, डिडक्टेबल है, तो टैक्सेबल। तो बहरहाल फिलहाल ये सवाल करते हैं, फिर देखते हैं। तो इन 21 अ कंपनी स्टार्टेड इट्स बिजनेस, यानी ये पहला साल है। और एट द एंड ऑफ 21 कंपनी एस्टिमेटेड दैट 20,000 विल बी पेड टू आउट गोइंग एम्प्लॉइज। ये क्या होता है? आउट गोइंग एम्प्लॉइज को जो पेमेंट, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ग्रेचुटी। क्या कहते हैं? सुना हुआ नाम? नहीं सुना हुआ? ग्रेचुटी या रिटायरमेंट फंड आप कह लें, एक प्रोविडेंट फंड वगैरह भी होते हैं। खैर फिलहाल ये ग्रेचुटी, इसकी साइंस ये होती है, कंपनी की अपनी मर्जी है। इसकी साइंस ये होती है कि जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमने उनको ये कहा हुआ है कि जब आपका हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का अरसा 5 साल क्रॉस कर जाए तो आपके जितने ईयर ऑफ सर्विस हैं, यानी कि आप आज 6 साल हमारे पास आपको हो गए और आप आज छोड़कर जाते हो, तो हम एक सर्टन अमाउंट पहले से तय कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाइड बाय 6 करके आपको दे के भेजेंगे। आप 10 साल बाद जाओगे तो वो सर्टलेट से 1 लाख रुपया इंटू 10 करके 10 लाख आपको दे के भेजेंगे। ये आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट है जो आपने हमें दी ओवर द ईयर। आप 15 साल बाद जाएंगे तो वो सर्टन अमाउंट होती है कि वो 15 साल बाद जो आप जाओगे तो 15 ईयर्स इंटू 1 लाख करके आपको दे देंगे। अल्टीमेटली एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी देना है वो क्या है? वो उसका खर्चा है, उसका एक्सपेंस है, सर्विसेज के अगेंस्ट ही है। हम सर्विसेज के अगेंस्ट ही दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक मसला आता है। वो मसला ये आता है कि हमें नहीं पता कब छोड़ के जाएगा एम्प्लॉय, किस साल में कितने छोड़ के जाएंगे। एक बात तो ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है। दूसरी बात, अब 15 साल बाद एक बंदा छोड़कर जाए और 15वें साल आप 15 लाख का एक एक्सपेंस बुक करें, तो क्या ये सही है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर उसने सर्विस 15 साल दी थी तो उसका खर्चा भी 15 साल बुक होता। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें हर साल अंदाज़ा लगा के प्रोविज़न रिकॉर्ड करते रहते हैं और फिर जब कोई जाता है छोड़कर तो हम उसको पेमेंट भी करते हैं। बात समझ आई? अब यहाँ पर आके टैक्स वालों की लड़ाई पड़ेगी। सवाल बता देगा, टैक्स वाले कहेंगे कि जी अंदाज़ों को हम नहीं मानते, जब वो जाएगा आप पे करोगे, हम तब उसे अलाउ करेंगे एज अ डिडक्शन। हमारा और टैक्स वालों का यही मसला रहना। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में भी हमारी लड़ाई होती है अक्सर। हमने कहा कि जी मसलन सैलरी एक्सपेंस तो नहीं होता, इस पर लड़ाई नहीं करता नॉर्मली। मिसाल के तौर पे हमने कहा जी कि हमने इंटरेस्ट का एक्रूअल बुक कर लिया है, 6 महीने का इंटरेस्ट एक्रू कर लिया है और साल बाद किस्त के साथ ही कल की तरह से इंटरेस्ट भी पे होना। हमने 6 महीने बाद क्या बुक कर लिया? ईयर एंड आ गया, एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या रखा हुआ है? P&L में एक्सपेंस। टैक्स वाले कहेंगे ये क्या है, तुमने पे तो किया नहीं है, जब पे करोगे तब ले लेना। अब डिफरेंस टेम्परेरी ही होता है, परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये टेम्परेरी डिफरेंस है। तो हमें एक्सपेंस उलटवा देगा और हमसे पेमेंट जब होगी तब इस। अच्छा, अब रनिंग चल रहा होता है, एक साल के अंदर कुछ एक्सपेंस होता है, कुछ पेमेंट होती है। एक्रूवल का अगर लेजर ज़हन में लाए ना, ओपनिंग पेएबल, कुछ एक्सपेंस बढ़ा, कुछ पे हो गया, कुछ क्लोजिंग पेएबल। तो एक्सपेंस को रिवर्स कराएंगे, कैश को रिकॉर्ड कराएंगे। खैर चलें देखते हैं इसी को ज़रूरत पड़ती है नहीं, एक्रूवल्स की तो अपनी एक दुनिया ही है। खैर बहरहाल फ़िलहाल आपके सामने क्या है? फ़िलहाल आपके सामने कंपनी 21 पर एस्टिमेट कर रही है कि 20,000 रुपये उनको देने पड़ेंगे और 22 में फिर वो 20,000 पे भी हो गए। ऐसा ही हो, 2 साल में सवाल ख़त्म। 2 साल में सवाल मैंने ख़त्म किया जानकर, ताकि आपको कल की तरह से आज भी प्रूव किया जा सके कि इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता, बल्कि ग्रेचुटी का भी काउंट जो है वो रनिंग होता है। ओपनिंग में कुछ प्रोविजन पड़ी होती है, इस साल कुछ हम नई प्रोविजन बुक करते हैं, कुछ इस साल लोग छोड़ जाते हैं। हमारे मतलब सैकड़ों एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो लोग छोड़ के जा भी रहे होते हैं। ठीक है, हर साल एक्सपेंस प्रोविजन भी डाल रहे होते हैं, हर साल कुछ लोग निकल भी रहे होते हैं। लेकिन इस तरह का सवाल करवाने का मकसद क्या है? जैसे कल IAS 16 को आपने समझा, अब IAS 16 को इस तरह से नहीं देखोगे आप सवालों में, तो रनिंग होगा 10 साल 20 साल 15 साल लाइफ होती है। लेकिन अब आपको पता है कि जब हमने ये काम करना है, हमने डेप्शन एक्सपेंस उल्टाना है, अकाउंटिंग वाला टैक्स वाला लेना है और फिर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में उस डिफरेंस को लेना है, तो दरअसल हम
इस टेम्परेरी डिफरेंस को जो ओवर द ईयर्स आ रहा है ख़त्म कर देंगे, डिस्टॉर्शन को रिमूव कर लेंगे। वो सिखाने के लिए 2 साल पे सवाल ख़त्म किया था, अब वो कॉन्सेप्ट आ गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि दोनों साल का प्रॉफिट भी सेम हो, 2 साल में एसिड भी खत्म हो जाए, एक ही एसिड हो। ये तो आइडियल सिनेरियो बनाया था। बिल्कुल ऐसे ही एक लाइबिलिटी है जो आज हमने 21 में खड़े होकर लाइबिलिटी बनाई, 22 में वो खत्म हो गई, और दोनों साल का प्रॉफिट अगेन सेम है, तो दोनों साल का टैक्स रेट भी क्या है, सेम है। तो सवाल कल की तरह से बन गया, बस फर्क सिर्फ ये है कल एसिड था, आज लाइबिलिटी। कल मैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के लिए एक रूल लिखवाया था, आज मैं दूसरी चीज़ के लिए एक रूल लिखवाऊंगा। दूसरी चीज़ का नाम जब आएगी तब देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी काम। रिक्वायरमेंट चेक करें ज़रा, रिक्वायरमेंट क्या है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाने 2100, सेम टू सेम। ये 2 सवाल असल में बुनियाद बना रहे हैं। अब देखो उसके बाद आपके सवाल में कोई भी चीज़ होगी, या एसेट होगा या लायबिलिटी। तीसरी चीज़ जो स्पेसिफिकली आपके सिलेबस के अंदर उसने एड्रेस भी किया और जो बनती भी है स्पेसिफिक, वो क्या है, हमने जो रिवैल्यूएशन की थी उसमें टैक्स रेट दे दे। मैंने जान के वही सवाल उठाया। भाई उन्हें को हैंड आउट ला दें, कल भी नहीं था इनके पास यार, पता नहीं क्या करते हैं। उन्हें को यार IAS 12 वाला हैंड आउट दें, जल्दी से लेके आए। अब वो तीसरा सवाल जो मैंने डाला ना इसमें हैंड आउट में, वो वही स्विस टैक्स स्टाइल है। IAS 16 के अंदर हमने एक सवाल किया था, उसको मैंने बड़ी तफसील से करवाया था, ठीक है। वो की हुई तफसील आज काम आएगी, वही सवाल उठाया है, सब कुछ वैसा ही होना है, बस सवाल के अंदर 2 लाइनें ऐड हुई हैं, सिर्फ 2 लाइनों ने तबाही फेरनी है। वो 2 लाइनों में एक लाइन क्या है, टैक्स रेट इतने % है और अकाउंटिंग प्रॉफिट इतना है, फ्लैट सब। अब टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो वाला काम है इसमें आखिरी। बाकी फिर अंडर ओवर प्रोविजन है और कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉसेज हैं, तो ये भी देख लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। प्लान तो IFRS 9 का किया हुआ मैंने इसके बाद, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा, और हमने बनाना है जी कंपनी का, फिर नाम को नहीं डाला यार मैंने, चलो कंपनी ABC। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ P&L ही बन रहा है, OCI तो नहीं ना बन रहा, ठीक है। P&L के एक्सट्रैक्ट्स में बना रहा हूँ। तो P&L में कहानी चलते चलते, हालांकि ये लाइन नहीं लगानी चाहिए पर मैं आखिर लगा रहा हूँ बार बार कल से। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, GP आया, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस अदर इनकम ऐड, फाइनेंस कॉस्ट लेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ गए, ठीक है। को अनयूजुअल आइटम है तो अदर एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, अनयूजुअल आइटम का नाम देकर, ठीक है। जैसे लॉस ऑन डिस्पोजल है, नॉर्मल लॉस, आग लगी, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो नॉर्मल हेड्स में नहीं आती। यही चीज़ें सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल GP। अब फाइनल अकाउंट की तैयारी भी चल रही है ना, साथ साथ शुरू करना है। सेल लेस कॉस्ट ऑफ GP, फिर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एडमिन, एड अदर इनकम, लेस फाइनेंस कॉस्ट, लेस कोई अनयूजुअल आइटम्स जो रूटीन वाले नहीं होते, जिनको अदर एक्सपेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, सही है। तो उसके बाद क्या आ जाता है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक की कहानी जो होती है ये हमारी पहुंच चुकी होती है। ये 100 रुपये आज फिर, ठीक है, ये 100 रुपया है दोनों साल का, सवाल में गिवन है। कौन कौन से साल्स हैं, साल्स 31 दिसंबर 2022 वाला साल आ रहा है यहाँ पर, और 31 दिसंबर 2021 वाला साल, ठीक है जी। तो ये जनाब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अपनी सारी जो अकाउंटिंग हमने पढ़नी IAS 12 में उसको उल्टाना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि IAS 12 ने सारा कुछ ही उल्टा दिया और हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही बदल डाला है, हमने अपने स्टैंडर्ड्स को ही फाड़ दिया है। हुकूमत हर मुल्क का टैक्स लॉ डिफरेंट है, तो हर मुल्क का टैक्स लॉ इससे आगे लगता है, इससे पीछे सारी दुनिया के अंदर सेम स्टैंडर्ड्स लगते हैं। PBT तक UK में बैठा हुआ जॉन भी वही अकाउंटिंग करेगा, यहाँ बैठा हुआ ताहा भी वही अकाउंटिंग करेगा, ठीक है। उससे आगे फिर UK के अपने टैक्स लॉज हैं, पाकिस्तान के अपने टैक्स लॉज हैं, कनाडा के अपने टैक्स लॉज हैं, ऑस्ट्रेलिया के अपने टैक्स लॉज हैं, आयरलैंड के, न्यूजीलैंड के अपने, तो वो फिर यहीं पर ही गेम चलती है। इस PBT के अंदर अकाउंटिंग रूल्स वाली चीज़ें जो इख्तलाफी हों टैक्स वालों से उल्टा दी जाती हैं, टैक्स वाली ले ली जाती हैं, और टैक्स रेट जिस तरह से वो कहते हैं उस तरह से लगाया जाता है। इससे ऊपर की कहानी जो है वो सब जगहों पर सेम है। गॉट इट? चल, तो ये बड़ी खुशी की बात थी कि यार हम पढ़े यहाँ रहे, इसीलिए तो हम कहते हैं कि सारी दुनिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पढ़ रहे हैं, सारी दुनिया में वैसे ही लग रहे हैं, यहाँ तक कहानी सेम होती है। उससे आगे फिर किसी भी मुल्क के अंदर जाओ, आपने CA किया आपको ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी
सीए मान लेना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहना यार हमारा ज़रा टैक्स का पर्चा दे दो, वहाँ वाला ICW करके बंदा पाकिस्तान आता है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बस हमारे कॉर्पोरेट लॉ और टैक्स लॉ का पर्चा दे लो, क्योंकि हर मुल्क के कॉर्पोरेट लॉज और टैक्स लॉज डिफरेंट है। तो यहाँ से आगे कहानी है, ठीक है, सही है। चलिए, तो अब इससे आगे हमें क्या चाहिए, लेस। तो पर्चे में अगर एक्सट्रैक्ट मांगे तो सिर्फ इतना बनाना है, ये लाइन नहीं लगानी है, तो आपके लिए ठीक है। तो लेस करेंगे हम क्या चीज़ जी, टैक्स एक्सपेंस। ये टैक्स एक्सपेंस की फिगर जो है ये हम निकालते हैं, और इसके लिए मैं आपको वर्किंग करवा रहा हूँ, जो कि दरअसल वर्किंग नहीं होती, डिस्क्लोजर बनाया जाता है इसका। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, और जब बनेगा सिलेबस में आएगा तो ये जो शक्ल मैं बना रहा हूँ यही होनी है, बस उसके ऊपर नोट्स की हेडिंग आ जानी है, और साथ में एक रेकन्सिलिएशन ऐड हो जानी है, जो कि आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं है, जब पहुँचोगे तो फिर वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद को OCI है तो OCI का आइटम आएगा और कहानी, ठीक है। अब ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझना है आपने कि हमारे टैक्स एक्सपेंस की फिगर जो हमने निकालनी है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो निकालने के लिए दो डिफरेंट तरीके, मतलब अकाउंटिंग टैक्स एक्सपेंस निकालना है करंट टैक्स की वर्किंग से, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकालना है, उसमें दो चीज़ें, टैक्स करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स निकलेगा करंट टैक्स की वर्किंग से, डेफर्ड टैक्स निकलेगा डेफर्ड टैक्स के लेजर से, और लेजर का क्लोजिंग आएगा एज ऑन वाली वर्किंग से, ठीक है। इतना सही है IAS 12, जो मर्जी कर लो, इससे बाहर नहीं जाता, ठीक है। तो हमने पैट निकाल लिया, उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट्स हो जाएंगे ख़त्म। तो अब वर्किंग नंबर 1 है, थोड़ा और वर्किंग नंबर 1 टैक्स एक्सपेंस। असल में इस नोट का नाम होता है टैक्सेशन, लेकिन क्योंकि नोट है नहीं तो मैं उस नोट के अंदर जो हिस्सा होता है, दो हिस्से होते हैं, टैक्स एक्सपेंस और दूसरा रेकन्सिलिएशन। तो टैक्स एक्सपेंस की बात मैं कर देता हूँ, रेकन्सिलिएशन फिर आप बड़े होंगे तो भी बना लेंगे, इससे आगे ही चलना है। मैंने आपकी बुनियाद बनाकर यहाँ पर आपको छोड़ा, इससे आगे आप फिर जहाँ मर्जी तक ले जाएँ इस स्टैंडर्ड को, आप खुद भी लेकर जा सकते हैं ज़िंदगी में इंशाल्लाह, ठीक है ना। बढ़ते जाएँ, पढ़ते जाएँ, बढ़ते जाएँ, पढ़ते जाएँ, ठीक है जी। टैक्स एक्सपेंस में क्या आएगा बोलो, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। चलो, करंट टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स के लिए अब मैं वर्किंग नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद फिर इन दोनों का टोटल आपका टैक्स एक्सपेंस है जो फेस पे नजर आएगा। और देखा था कल इसने डिस्टॉर्शन कैसे रिमूव की, तुम 1 बजे तक 2 बजे तक काम करते रहे हो पढ़ने वाला, सही बताओ, मैच भी साथ लगाया हुआ था, देखा ना। हाँ, मैं तो इसी इंतजार में रहा कि आज मैच है और 11 बजे में सो गया, थकावट ही नहीं होती रही क्लास। अच्छा जी, ले जी, वर्किंग 1 क्या करेंगे जी, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। स्टार्टिंग पॉइंट इसका होता है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ चीज़ें लेस करेंगे, और टैक्सेबल प्रॉफिट पे आ जाएगी। बहुत ज़रूरी था कल वाले सवाल को पहले को करना, एकदम ऐसे शीशा होकर चीज़ें चलनी थी, पर नहीं, आप ही कराओ ये भी। ये मैं कैसे करूँ, पर्चा तो आपने अपना खुद ही देना है ना, तो भी मैं दे दूँ आपकी जगह जाकर, ये ना कहना दे ले। आप लोग को ज़्यादा अच्छा आता है पर्चा मुझसे, आप अच्छे नंबर ले लेंगे, मेरे से अच्छे नंबर नहीं लिए जाने के हैं, क्योंकि हमें नंबरों की आदत नहीं है। तो सवाल 2022 और 2021 ये 2 साल है। हाँ, ये बात ठीक है, आपकी एक्शन के ऊपर भी हाथ ही चलता है, आदत है हमें तो। अच्छा, क्या फ़ायदा, क्या ज़िंदगी में क्या है? डिग्री से कुछ होना होता तो फिर भाई अल्लाह के हुक्म से होता है, इसलिए अपने ज़ोरे बाजू पे चलो, ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारो, रिस्क तो नसीब का मिलना है, वो तो कहीं जाता नहीं। क्या ख्याल है, ठीक है, आ जाओ जी बेटा। अंडर टैक्स लॉज ग्रेचुइटी इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस, ठीक है। अब
ग्रेचुटी का लेजर बना लेते हैं, वो भी बना लेते हैं। लेकिन फिलहाल क्या कह रहा है, अज्यूम प्रॉफिट फॉर बोथ ईयर्स इज 100,000 एंड टैक्स रेट इज 40%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे तो हम पहुंचे हुए हैं, इसी से तो आगे लड़ाई है। यानी हमारी सारी अकाउंटिंग छिड़ नहीं रही, सिर्फ एक फिगर में, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये निकालने के लिए हम आगे कहानी कर रहे हैं। इससे ऊपर की कहानी को नहीं छेड़ते, पूरी दुनिया में नहीं छेड़ते यार। हाँ, कोई ये हो सकता है मसलन कि कोई जो है वो पाकिस्तान के लॉ के अंदर लिखा हो कि पीएनएल के फेस पे एक चीज़ दिखा दो, यूके के लॉ में ना लिखा हो तो वो नोट्स में भी डाल सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा चेंज बेसिक लॉ वो फॉर्मेट में डाल सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर कोई चेंज नहीं पीबीडी तक। वो IFRS 9 ही है, IAS 16 ही है सारी दुनिया में, जहाँ पर IFRS फॉलो हो रहे हैं। यूएस गैप और IFRS का फिर थोड़ा सा डिफरेंस अभी है, लेकिन इसी को जो है ब्रिज करने के लिए तो IAS से IFRS के ऊपर आते जा रहे हैं, ब्रिज होते जा रहे हैं। बहरहाल एनीवेज, यहाँ पर आकर अब मसला है, हमें अकाउंटिंग वाली फिगर को रिवर्स करना होगा, टैक्स वाली को रिकॉर्ड। तो दोनों में क्या हो गया लड़ाई, हम अंदाज़ा बुक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं पेमेंट लो। अब ये सवाल ऐसा है जैसा हर सवाल नहीं होगा, मैं एक लेगर बाद में बना भी दूंगा एंड पे, ठीक है, कि असल में तो यूँ चलता है। लेकिन हम एक साल में एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, वो उस साल में अलाउ नहीं कर रहे, हम अगले साल में बुक नहीं कर रहे, उस साल में वो अलाउ कर रहे हैं। है तो टेम्परेरी डिफरेंस, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि टेम्परेरी डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन इन दो सवाल के अलावा यूँ नज़र नहीं आया करेंगे कि फ़ौरन नज़र आ जाएगा वो देखो टेम्परेरी था, ख़त्म हो गया। वो 10, 15, 20 साल वाली लाइफ वाला एसेट है तो उसमें रेट्स डिफरेंट है, तो 10, 15, 20 साल में जाके भी वो टेम्परेरी डिफरेंस से ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक है। चलें, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए जी, और बहुत डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए तो स्टैंडर्ड ने आपको इजाज़त दे दी कि भाईजान आप नॉन करंट ही रखें इसको, डेफर्ड टैक्स को, टेंशन न ले। वरना तो अकाउंटेंट्स बेचारे बहुत होने करीब हो गए थे कि यार अब करंट नॉन करंट को कैसे बाइफरकेट करेंगे। करंट का टेंशन न लो यार, सारा ही नॉन करंट एसेट हो तो नॉन करंट एसेट्स में शो कर दो, पीपी वाली जगह पे, पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी राइट ऑफ यूज और डेफर्ड टैक्स, और लाइबिलिटी है नॉन करंट में शो कर दो, लीज लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन, ग्रेचुटी, वो भी लॉन्ग टर्म होती है एनीवेज, और इसी तरह से डेफर्ड टैक्स। बैलेंस शीट को देखोगे अब लिस्टेड कंपनीज की, उसमें आपको डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी में नजर आएगा जो होगा, ठीक है। चलो, तो फिलहाल तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, ग्रेचुटी का लेजर बना रहा हूँ। ग्रेचुटी पेएबल, इसको प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी भी कहते हैं, ग्रेचुटी पेएबल, या असल लफ्ज़ तो क्या है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। प्रोविजन है, अंदाज़ा है, ठीक है, अंदाज़ा है, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ ग्रेचुटी की प्रोविजन, आगे ब्रैकेट में लिख दूंगा पेएबल, ठीक है। ऐसी लाइबिलिटी जिसकी टाइमिंग या अमाउंट या दोनों अनसर्टन हो, याद है पढ़ा था, उसे प्रोविजन कहते हैं ना। अब ग्रेचुटी की टाइमिंग अमाउंट अनसर्टन क्यों होती है, आज हमने बुक किया एक्सपेंस एक एस्टीमेट लगा के, वो बंदे अगले साल ना छोड़ के जाएं, उससे अगले साल ना छोड़ के जाए, पता नहीं कब जाएंगे, कितने जाएंगे, किस साल के अंदर जाएंगे, नहीं पता होता, तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको प्रोविजन कहते हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी जो है इसको पेएबल में कहता हूँ, पेएबल, ये पेएबल है लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी स्टार्ट ऑफ यकम जनवरी 21 कितनी थी बताइए, बहुत अच्छे भाई, यकम जनवरी 21 को तो हमने बिजनेस शुरू किया, तो शुरू के अंदर कहाँ से आ गई लाइबिलिटी, पहली लाइन में लिखा हुआ था, पहली लाइन में लिखा हुआ था इन 2021 कंपनी स्टार्टेड इट्स बिजनेस। तो फिर पिछले साल कौन सी लाइबिलिटी थी, तो बंदों ने काम किया होता कि ग्रेचुटी बुक की हुई नहीं है, ओपनिंग जीरो। उसके बाद एट द एंड ऑफ 21 कंपनी एस्टिमेटेड दैट 20,000 विल बी पेड टू आउटगोइंग एम्प्लॉयज। अब पेएबल पे होगा तो किधर कैश आएगा, पेएबल पे करेंगे तो किधर आएगा, डेबिट साइड पे, बोला करो बोला करो, फूटा करो मुंह से, कैश जीरो है, तो फिर ये 20,000 क्या है, ये एक्सपेंस वो बाद में क्लोजिंग बनेगा। ये हमने इसकी एंट्री पास की पीएनएल के अंदर, ग्रेचुटी एक्सपेंस डेबिट, ग्रेचुटी पेएबल क्रेडिट, यानी एक्सपेंस का लेजर इस तरह से ही है, तो ग्रेचुटी एक्सपेंस लिख दे, तो ग्रेचुटी एक्सपेंस, ये पीएनएल में गया हमारा। हमने अंदाजे की बुनियाद पे, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी था हमारा, जिसने कहा कि भाईजान देखो
अगर इन्होंने 21 में सर्विसेज दे ली हैं तो 21 के अंदर इस एक्सपेंस को बुक कर लो। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि अगले साल कितना देना पड़ेगा, शायद अगले साल भी ना देना पड़े, उससे अगले साल देना पड़े। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अंदाज़ा लगाओ और अंदाजे की बुनियाद पर रिकॉर्ड कर लो। अब अंदाज़ा कितना लगा है जी? 20,000। और ये रेंट तक ये अंदाज़ा जो था ये हमने पे नहीं किया, तो फिर ये क्लोजिंग में क्या आ जाएगा? पेएबल। ये मुश्किल लग रहा है मुझे, कोई और चीज़ मिली नहीं, मैंने यही डाल दिया ग्रेचुइटी जो एक ही में दम में समझ आ जाए। कोई और भी हो सकती थी चीज़, कहीं पर कोई अप्रूवल भी हो सकता था। हमने एक इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया, पे नहीं किया। टैक्स वाले ने कहा जब पे करोगे तो अलाउ करेंगे, यानी अब हर पेएबल इस पे चल सकता है। तो एक्सपेंस को उल्टा दिया और इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर ही होता, ये इंटरेस्ट पेएबल का लेजर होता, यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस होता, यहाँ इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस उल्टाना, इंटरेस्ट पेड को अलाउ करते हैं वो। अब मसलन यही सिचुएशन हो, हाँ इस साल हमने इंटरेस्ट बुक किया, अगले साल पे किया, हमने एक्सपेंस बुक करना है एक्रूवल की बुनियाद पे, टैक्स वाले चलने हैं कैश पे, टेम्परेरी डिफरेंस है। हम आज एक्सपेंस बना रहे हैं, वो अगले साल अलाउ कर रहे हैं, सो व्हाट, परमानेंट तो नहीं है। तो हर पेएबल अब इस पे पड़ जाएगा, जैसे हर एसेट रिसीवेबल पीपीई के रूल पे पड़ जाएगा। इसलिए ये 2 सवाल मैंने करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये अगले साल तो बाद की बात, अगला साल बाद में 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। अब बोलो जी, टैक्स वाले क्या कह रहा है जी? इधर देखें जी, अंडर टैक्स लॉ ग्रेचुइटी एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन। टैक्स वाले डिडक्शन कब देंगे? ऑन पेमेंट। क्या इस साल में पेमेंट हुई है? इस साल में कोई पेमेंट नहीं हुई। हमने क्या किया हुआ है? एक्सपेंस बुक किया हुआ है। टैक्स वाले कहेंगे चलो ऐड बैक करो, तो ऐड ग्रेचुइटी एक्सपेंस। ग्रेचुइटी एक्सपेंस हमें इसने क्या करवा दिया? ऐड। कितना? 20। और ग्रेचुइटी पेड को क्या कर दो? लेस। हमने लेस लिखा, ग्रेचुइटी पेड, लेकिन हमारे साल में कोई पेमेंट है ही नहीं। अब कहानी फिर वहीं आ गई जैसे कल कहानी चल रही थी, क्या ख्याल है? वहीं पे आ गई कि नहीं? अब हमने क्या निकाला जी? टैक्सेबल प्रॉफिट। तो टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स रेट लगता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स रेट नहीं लगता। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगता। आ जाए वापस इधर, अगर मसला हो रहा है तो। नजर आ रहा है बोर्ड या मैं आगे आ जाता हूँ? आ गया है मेरा उधर वाला वॉरियर, बैठ जाएगा वो। आदत जी, सीढ़ी बदल जाना, बंदे को आधी समझ नहीं आती जी। अब ये क्या बन गया? 120। अब जनाब कमाया आपने 100, लेकिन टैक्स आप दे रहे हैं 120 पे। तो फिर आप भी टैक्स वालों की खाला के लड़के नहीं है। आप भी अगर आज कमा कम रहे हैं, फ्यूचर में टैक्स ज्यादा, आज टैक्स ज्यादा दे रहे हैं तो फ्यूचर में कमाएंगे ज्यादा, टैक्स कम देंगे। तो आज कहानी एकदम उलट हो गई, ठीक है। एनीवेज, हम तो अब उस तरतीब पे चलते हैं। टैक्स एट द रेट ऑफ 40% है। कितना? 48 एग्जैक्ट 48 रुपीस का टैक्स आ गया। इस 48 की एंट्री बनेगी, हाँ टैक्स एक्सपेंस नहीं, पूरी बात बोलो। करंट टैक्स 2021 है ना? 2021 करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जिसको आसान अल्फाज में हमने लिख दिया करंट टैक्स पेएबल, क्रेडिट कितने से? 48। ठीक है। अब इसकी डबल एंट्री ये तो कोई नहीं ज़रूरत थी, असल में तो पोस्टिंग डायरेक्ट करनी होती है। फाइनल अकाउंट के सवाल में आप पोस्टिंग करेंगे, तो आप करें पोस्टिंग। मैंने मांगा आपसे ना SOFP नहीं हुआ, माजरत। SOFP के अगर एक्सट्रैक्ट्स भी मैं साथ ओपन कर लूँ ना तो अच्छा है, लेकिन फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपके करंट लायबिलिटीज़ के अंदर तो सारा कुछ ऊपर आ रहा है, इक्विटी लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ गई उसमें, एसेट नॉन करंट, तो करंट लायबिलिटीज़ पड़ी हैं। करंट लायबिलिटीज़ में आपका अब ये डबल एंट्री पड़ रही है। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया, और करंट टैक्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ रहा होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ही लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन क्यों कहते हैं इसको? ये भी अंदाजा है, क्योंकि जब हम टैक्स पे करने जाते हैं तो टैक्स वाले, ये तो हमने कैलकुलेशन की, ये टैक्स वाले नहीं बैठ के कर रहे होते, कर हम ही रहे हैं,
टैक्स वाले लॉ को, ऑर्डिनेंस को सामने रख के, टैक्स की किताब को सामने रख के अपने हिसाब से हम सही करते हैं, लेकिन टैक्स वालों को भी इस पे फिर भी एतराज हो सकता है, ठीक है, किसी एतराज के ऊपर वो चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए हम फिलहाल इसको कह रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिट, कहानी खत्म। लेकिन दूसरा काम जो हमने करना है वो क्या है, वो क्या है बोलो? हाँ, अभी SOFP के एक्सट्रैक्ट जरा यहाँ ना ले, और ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट्स जो है, लेकिन मसला ये कि अभी डेफर टैक्स नहीं आना था आपको, वो कहाँ पे चलो कोई बात नहीं, नहीं मतलब यहाँ पे भी तो एक्सट्रैक्ट्स में भी तो शो करना होता है, ठीक है। तो लाइबिलिटी हुई तो इधर लिख देंगे, एसेट हुआ तो ऊपर करंट टैक्स। अच्छा जी, प्रोविजन फॉर टैक्सेस। अच्छा, अब डेफर टैक्स के लिए क्या तरतीब बनाई थी जी हमने? लेजर तो बना हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेजर तो बना हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हो डेफर टैक्स का लेजर है, ये कह रहे हो? तो डेफर टैक्स के लेजर का जो क्लोजिंग चाहिए वो भी तो चाहिए ना, वो निकालने के लिए वर्किंग की तरफ आओ। हाँ, तो पहले वो वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 3 हमारी बनेगी, वर्किंग 3 डेफर टैक्स लाइबिलिटी भी हो सकती है, एसेट भी हो सकता है। एज ऑन 31 दिसंबर 21, इस वर्किंग के अंदर क्या कुछ था? इस वर्किंग के अंदर थी कैरिंग अमाउंट, हम अकाउंटिंग वालों की के हिसाब से जो एसेट की वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, टैक्स बेस, टैक्स रूल्स के हिसाब से क्या चीज़ है, डिफरेंस, रेट और टैक्स, ठीक है जी। अब एक ही आइटम है सवाल में जिसमें लड़ाई है, वो क्या है? ये प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ग्रेचुटी एक्सपेंस तो P&L में जाता है भाई, बैलेंस शीट में जो आता है, इस यहाँ पर ये बैलेंस शीट एज ऑन बैलेंस शीट होती है। P&L वाली लड़ाई यहाँ लड़ ली हमने, यहाँ पर बैलेंस शीट की लड़ाई है। क्योंकि अगर सुनो, प्रोविजन फॉर, पहले लिखने दो, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी हम अकाउंटेंट्स की नज़र में कितना आ रहा है क्लोजिंग? 20। अगर टैक्स वाले इसको सिरे से मानते ही नहीं है तो उनके हिसाब से कितनी प्रोविजन आ रही है? 0। समझ आई? तो ये बैलेंस शीट की लड़ाई चल रही है। तो ये हमने कहा जी, वो वर्किंग नंबर कहाँ लिखूँ? 2 से हम ये लेकर आए 20। तो टैक्स वाले ने कहा ये क्या है? हमने कहा प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। वो क्या होती है? वो क्या होती है? प्रोविजन, अंदाजा नहीं, सॉरी, आप ये ऐसी कोई देखो, जब एक बंदा एक्रूवल को, प्रोविजन को मान ही नहीं रहा तो उसकी दुनिया में ऐसी कोई चीज फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। पेमेंट तो हुई नहीं, हमने कैसे पेएबल बनाया था? एक्सपेंस डेबिट करके पेएबल बना लिया। टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं, पेमेंट के बेस पर करना है, तो फिर इसका मतलब वो इस चीज को मानते ही नहीं है कि ऐसा कोई एक्रूवल होता भी है। एक्रूवल्स भी अक्सर नहीं मानते, वो कैश के ऊपर चल रहे होते हैं, लेकिन होता टेम्परेरी डिफरेंस है, क्योंकि जब कैश एक्चुअल में पे होना है तो तब अलाउ भी हो जाना है, ठीक है। समझ आ रही है बात? चले, अब डिफरेंस कितना आया? 20। अब ये डिफरेंस कौन सा डिफरेंस है, ठीक है, इसके बारे में कल की तरह से बात लिखवाऊंगा इंशाल्लाह भी, ठीक है। देखो, कल हमने क्या लिखा था? कल था एसेट ना, तो मैंने कहा था कि हम अकाउंटिंग वाले इतना डेप्सिट करेंगे, फ्यूचर में टैक्स वाले इतना अलाउ करेंगे, तो ऐड होने वाली फिगर ज़्यादा लेस होने से तो फ्यूचर में ये डिफरेंस ऐसा जो फ्यूचर में टैक्स का बायस बनेगा। आज बात उलट है। आज क्या बात है? अब देखो, मैं मिसाल के तौर पे, सवाल के तौर पे भी ऐसे ही हो रहा है। ये पेएबल जो है, ये 1 जनवरी 22 पे ओपनिंग पेएबल बनेगा जी सर। अब हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर, अच्छा फ्यूचर में ये क्या होगा? पे ये क्या होगा? जो एक्चुअल में हुआ भी है, जब ये पे होगा तो टैक्स वाले इसको अलाउ करेंगे एज आ डिडक्शन। जब ये पे होगा तो टैक्स वाले इसको अलाउ करेंगे एज आ डिडक्शन। तो जब वो अलाउ करेंगे एज आ डिडक्शन फ्यूचर में, तो फिर वो टैक्सेबल प्रॉफिट को कम करेगा। ये तो रिलीफ दे रहा है। तो एक ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में डिडक्शन का बायस बनेगा। डिडक्शन मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट को कम करेगा, तो फिर टैक्स लायबिलिटी भी क्या होगी हमारी? कम, ठीक है। तो इसके बारे में अब लिखें, इसके बारे में पहले तो नाम लिखें इसका, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। ये ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में डिडक्शन का बायस बनेगा। अब इसके बारे में ना उसी तरह से वहीं पर जहाँ पर वो पहले लिखा था ना, वहीं पर इसको भी लिखें। दूसरा रूल बस यही है, खत्म कहानी भी। तो लिखें ये 20 फ्यूचर में पे होगा,
ये पेएबल बल्कि लिखें, ये पेएबल ताकि जनरल हो जाए बात, ये पेएबल फ्यूचर में पे होगा। ये इसका रूल छोटा है, वो टीटीडी वाला बहुत लेंथी था, ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है। पेएबल फ्यूचर में पे होगा तो टैक्स वाले इसे एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे। ये पेएबल फ्यूचर में पे होगा, ये पेएबल फ्यूचर में पे होगा तो टैक्स वाले इससे एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, पेमेंट की बेस पे। ये पेएबल फ्यूचर में जब पे होगा, ये जब भी पे होगा, अगले साल, उससे अगले, उससे अगले, 10 साल में हो, अल्टीमेटली होना है, जब होना है अलाउ करना है, ठीक है ना। तो ये पेएबल फ्यूचर में जब कभी पे होगा टैक्स वाले इसे एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे। तो टैक्स वाले से एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे। इसलिए ये ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में डिडक्शन का बायस बनेगा। बल्कि इसलिए नहीं, इसलिए काट के लिखो तो ये ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में डिडक्शन का बायस बनेगा। मैं फिर जुमला बोलता हूं शुरू से। ये पेएबल फ्यूचर में पे होगा तो टैक्स वाले इसे ऐसा डिडक्शन अलाउ करेंगे। तो ये ऐसा डिफरेंस है, तो ये ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में एज अ डिडक्शन अलाउ होगा, जो फ्यूचर में डिडक्शन का बायस बनेगा। बल्कि जो फ्यूचर में डिडक्शन, अलाउंस, रिलीफ, बार डिडक्शन लिखे क्योंकि नाम डिडक्टेबल है ना, जरा मिलता जुलता, बाकी मतलब तो समझ ही गए। तो ये ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में डिडक्शन का बायस बनेगा। इसलिए इसे हम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं। इसलिए इसे हम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं। ब्रैकेट में ना DTD, ताकि आइंदा फिर DTD लिखा जाए। पूरे लिख लिया ना, आगे लिख लो ना एक बार DTD, ठीक है। तो इसलिए हम इसे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और अच्छा, एक मिनट रुको, ये एक ऐसा डिफरेंस है जिसमें फ्यूचर में हमें एज अ डिडक्शन अलाउ होना है, जिस वजह से डिडक्शन मिलेगी तो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होगा और टैक्स लायबिलिटी भी क्या होगी। तो आज खड़े होकर लायबल फील करेंगे ना, आज खड़े होकर एंटाइटल्ड फील करेंगे, आज खड़े होकर एंटाइटल्ड फील करेंगे। तो इसलिए अब आगे लिखो, मैं क्या लिखवाया था, इसलिए हम इसे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं। और इस पर टैक्स रेट लगाकर डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है। उधर ही रखे भाई, मेरे पीछे क्यों आ, क्या लिखवा रहा था, इस पर टैक्स रेट लगाकर डेफर्ड टैक्स एसेट DTA, डेफर्ड टैक्स एसेट DTA बनाएंगे या बनता है। इस पर टैक्स रेट लगाएं तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है, ठीक है। कितना टैक्स रेट है हमारा, अभी तो देखो 40% लगा, 8 है। अब ये 8 क्या है, DTL नहीं, वो कल था, समझ आ गई बात। तो ये क्या बनेगा, 8 है DTA, डेफर्ड टैक्स एसेट। क्योंकि ये डिफरेंस फ्यूचर में हमें फायदा देगा। तो फिर कितना फायदा देगा, हमने वही 40% लगाकर टैक्स रेट फायदा अपना निकाल लिया। ये फायदा मिलना है फ्यूचर। समझ आ रही है, लॉजिकल होके चलना है, रट्टे नहीं लगाने कहीं पे भी जिंदगी में। अकाउंटिंग में तो जायज़ ही नहीं है रट्टे लगाने। वर्किंग नंबर 4 क्या है, जायज़ लग ही नहीं सकते है ना, नहीं लग ही नहीं सकते, रट्टे तो लग ही नहीं सकते, याद हो जाते हैं आंसर। पर्चे में तो फिर 101वां सवाल आना है 100 सवाल याद कर लो, पर्चे में जो आना है वो उन 100 में से नहीं होना
अकाउंटिंग इज़ वेरी इजी। अकाउंटिंग तो सबसे आसान सब्जेक्ट, मुझे तो दूसरे थ्योरेटिकल मुश्किल लगते थे, अकाउंटिंग तो मुझे नहीं मुश्किल लगती। आपको पता नहीं क्या, आपका क्या, पढ़ने वालों को नहीं मुश्किल लगता, बाकी जो पढ़ते नहीं है। तुम जितना कहते हो उतना तो पढ़ लेते हो ना। कोई नहीं, अब कर लूँगा मैं लोगों का हिसाब किताब। बस कोई बात नहीं है, 12 घंटे वो पता क्या पढ़ता होगा, छोड़ो उसको, फिर कभी बताऊँगा। तो मैं 4 घंटे पढ़ो लेकिन इफेक्टिवली पढ़ लो, किताब खोल के बैठे रहो। और वो मैं अक्सर बच्चों को, सीए वालों को शेर सुनाता हूँ, तेरे ही बाल बिखर जाते हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीर किताबों में नजर आती है। तो 12 घंटे क्या, 24 घंटे भी बैठा रहे बंदा किताब लेकर। मोबाइल लेस होकर पढ़ना चाहिए। तो आप जो है वो 5-6 घंटे का काम 2-3 घंटे में करें, बाकी इंजॉय करें भाई, खेलें कूदें, घर वालों को टाइम दें, अल्लाह तौबा करें, नमाज पढ़ें, इन चीज़ों के लिए टाइम निकालें। उसके लिए ज़रूरी क्या है, पढ़ाई का वक्त इफेक्टिव हो, मोबाइल ऑफ करके कहीं दूर रख दें। डू नॉट डिस्टर्ब पे भी बंदा बार बार देखता है किसी ने डिस्टर्ब किया तो नहीं। मैं ये तुम सही करते हो, ठीक है। मैं भी अपनी पढ़ाई के ज़माने में ऐसे ही करता था। मैं पढ़ने के दिनों में बैठा हूँ ना, अब ऑफ करके भी साइड पे रखा है ना, पहले साइलेंट करके रखा, थोड़ी देर बाद कुछ भी नहीं हुआ ना, लग रहा है वाइब्रेशन हो रही है, अच्छा देखा कुछ नहीं, फिर उसके बाद कहा यार ऑफ करके रखो, ऑफ करके साथ ही रखा। ये अपने बचपन की बातें कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद यार पता नहीं, ऑन करके देखो कोई मैसेज तो नहीं आया। फिर मैंने इसका हल भी यही निकाला था कि उसको ऑफ करो, दूसरे कमरे में रखो। सुबह नमाज के बाद नाश्ता करके पढ़ने बैठता था, ये पेपरों के दिनों में, फाइनल में भी, पहले भी। उसके बाद जोहर पे जाके नमाज के लिए उठता था, तो फिर मोबाइल ले लिया और पैदल 5-7 मिनट का रास्ता होता था, तो रास्ते में ऑन किया, जाते जाते देख लिया, वहाँ पर नमाज पढ़ी, वापसी पे भी देखता हुआ, और फिर आके फिर बंद कर। इस तरह से करना, इफेक्टिव पढ़ाई करना, ठीक है। मैं पढ़ता तो था जी, लें जी, फजर से जोहर, फिर जोहर से असर, असर से मगरिब ग्राउंड में, मगरिब से ईशा थोड़ा घर पे, ईशा के बाद फिर जब तक नींद ना आए। तो दिन में 12-14 घंटे पढ़ता था, लेकिन बेटा एक पेपर के लिए नहीं, 3 से 4 पेपर होते थे तब। एक पेपर के लिए तो 5-6 घंटे काफी। बहरहाल 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 जितना मर्जी पढ़ें, पढ़ें, बैठना नहीं है, बैठना मकसूद नहीं किताब खोल के। घर वाले कहे बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है, किताब में कौन सी कहानी की किताब रखी हुई है। पढ़ना मतलब यह है कि पढ़ना है। तो जो टाइम इफेक्टिवली पढ़ लेंगे, जो बचे उसको भी, ज़रूरी है खेलना भी, फ्रेश रहता है बंदा, और अगली पढ़ाई अच्छी होती है। बैलेंस करके चलना है आप, ठीक है जी। डेफर टैक्स ना जी ना, मैं तो अपना एक ही नाम रखा हुआ है, मैं तो इस मुसीबत में नहीं डालता बच्चों को, ना खुद पढ़ता हूँ। अब क्लोजिंग डेट पर 31 दिसंबर 21 पर क्या आ रहा है जी, डेफर टैक्स एसेट। अगर एसेट है तो एसेट क्लोजिंग किस तरफ आता है, ऐसे ही 31 दिसंबर 21 पर कैरी डाउन, वर्किंग 3 ने बताया 8, और यकम, अब मैं वैसे इधर भी लिख सकता हूँ ओपनिंग 0 ही लिखना है ना, लेकिन ज़रा अच्छा लगता है ओपनिंग एसेट साइड इस साइड पे लिख दूँ, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। 0 ही लिखना है ना, इधर मर्जी लिख लो, नाम भी लिखो तो चलेगा, लेकिन मैं ज़रा लिखना चाह रहा हूँ। तब एसेट का ओपनिंग अगर हो, कितना ओपनिंग है, क्योंकि बिजनेस ही स्टार्ट अभी हुआ है, कोई स्टार्ट में कोई मसला था, ठीक है। अब ये जनाब हमारा लेजर कंप्लीट है। बीटीई हमें लेजर नहीं देना है, लेकिन लेजर का क्लोजिंग हमें वर्किंग में देना है। और ये वर्किंग क्या है, दरअसल ये वो IAS 12 है, जिसकी अप्रोच है, जिससे आपके बहुत सारे MCQs भी होंगे। जिसमें कहेगा कैरिंग अमाउंट ये है, टैक्स बेस ये है, बताओ ये आंसर में डेफर टैक्स बनता है क्या है, एसेट बनता है, 2-3 ऑप्शन दे देगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। एनीवेज, तो अब कहाँ गया, ये रहा, ब्लू 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 से हम निकाला करते हैं डेफर टैक्स एक्सपेंस बैलेंसिंग में, ठीक है। तो एक्सपेंस कितना आ गया बैलेंस में, बहुत आसान टॉपिक अभी चल रहा है। वैसे सवाल भी आसान है, लेकिन 2-3 चीज़ें मिलकर ऑटोमेटिकली यही मैकेनिज्म चलेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, 1 है या 10 है या 20 है या 100 चीज़ें, हम मैकेनिज्म पकड़ लिए, ठीक है। अब इस 8 की एंट्री क्या बनती है, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट डेबिट, मैं तो यही लिखूंगा, और डेफर टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से, 8 से। ये एंट्री आपके लिए की, रिक्वायर्ड नहीं, पक्का कर रहा हूँ आपको। अब इस एंट्री को पोस्ट करें तो इस एंट्री की पोस्टिंग क्या है, ये पोस्टिंग हो रही है, ये पोस्टिंग हो रही है, पोस्टिंग हो रही है, डेफर टैक्स एसेट या लायबिलिटी का अकाउंट डेबिट, और डेफर टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, क्रेडिट मतलब एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब एक्सपेंस माइनस, ठीक हो गया। 40 आ गया, ये 40 इधर चला गया, और
बिल्कुल सुकून में आ गया यूज़र देख कर के हाँ ठीक है, उसने रेट लगाया, उसका ओके, काम चला। रेट लगाया उसने 100 के ऊपर 40, उसका जो है वो 40 रुपये एक्सपेंस आ गया। उसने कहा बस सही है, बिल्कुल ठीक जा रहा है, सही है, बड़ा हाई रेट। नेक्स्ट अगला साल आया, अगले साल में फिर 100 रुपये का प्रॉफिट था। अब अगला काम क्या करना है, अपनी वर्किंग ज़बानी भी कर सकते हैं, दिमाग का अगर इजी भी चल रहा है तो ये सॉरी लाइबिलिटी थी, ओपनिंग बनाया और ये कह रहा है इन 22 एक्चुअली 20,000 वॉज एक्चुअली पेड टू आउट गोइंग एम्प्लॉइज। तो जो गए उनको एक्चुअली में पे भी इतना ही किया, बड़ा ज़बरदस्त अंदाजा लगाया था। एनीवेज कैश आ गया 22 का, लेकिन कोई और एक्सपेंस हाँ 20 का बुक नहीं हुआ, अज्यूम बिजनेस बंद हो गया। ठीक है, बस ठीक है। मतलब सवाल ऐसा बनाना पड़ता है ना कि आपको चीज़ें प्रूव कराई जा सके, उसके बाद कॉन्सेप्ट बन गया, आप सवाल भी फिर असल में तो ऐसे नहीं है। तो एक्सपेंस कोई भी नहीं आ रहा आज, और 31 दिसंबर 2022 पर कैरी डाउन बैलेंसिंग क्या आ गया, 0। लो जी मेरा लेजर बन गया। ठीक है, अब इस लेजर से अब दो चीज़ें निकला करती हैं, ये करंट टैक्स की लड़ाई होती है और ये डेफर्ड टैक्स की लड़ाई होती है, क्योंकि क्लोजिंग कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, अब ग्रेचुटी एक्सपेंस हमने कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या ऐड बैक करें, कुछ भी नहीं करना। लेकिन ग्रेचुटी पेड आ गई तो अब टैक्स वाले क्या करेंगे, हमें ये अलाउ करेंगे एज आ डिडक्शन, और हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट क्या हो गया, वही जो आपने पिछले साल सोचा था वो आगे हो गया, डिडक्शन के तौर पे ये मिल गया। अब 32, अब कमाया ज़्यादा, टैक्स आपने कम पे दिया। ठीक है, तो क्या जर्नल एंट्री होगी इस 32 की, 2022 में 32 की एंट्री क्या होगी, 32 की एंट्री क्या होगी, 32 की एंट्री क्या होगी, 32 की एंट्री करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, बोला प्रोविजन करो, चलो लिख पैसे कैसे लिया, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर करंट टैक्स क्रेडिट, 22 का अंदाजा 32 रुपये, 22 का टैक्स का अंदाजा। ठीक हो गया जी। अब डेफर टैक्स के लिए राब्ता किया आपने लेजर के साथ, लेजर ने कहा मेरे पास ओपनिंग में ब्रॉड डाउन में 8 पड़ा है, लेकिन कैरी डाउन के लिए वर्किंग के पास दो। हमने कहा अच्छा ठीक है, हमने वर्किंग 5 ओपन की ज़बरदस्ती, मतलब बनता तो कोई नहीं, लेकिन बहरहाल आपका ऐसे थोड़े सवाल होना है, आपका तो सवाल चल रहा होना है, तो अगले साल भी चीज़ें आनी है, अगले साल भी डिफरेंसेस आने हैं, और उनका भी फिर उसी तरह से बैलेंसिंग निकलता आएगा आपके टैक्स के लेजर में से, तरतीब ऐसी रखी है। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स रेट और टैक्स, यहाँ पे सारे ज़ीरो आने हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज प्रोविजन फॉर, असल में ऐसा नहीं ना होगा, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कैरिंग अमाउंट ख़त्म, टैक्स बेस तो वैसे नहीं थी, डिफरेंस भी 0, तो 40% लगाओ 0 पे, तो आंसर भी 0 ही आना। तो 31 दिसंबर 2022 पर आपने 0 इधर भी लिख सकते थे, इधर भी, लेकिन ज़रा अच्छा लगता है मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा। अच्छा, शुरू में एसेट हो लाइबिलिटी बन जाए, शुरू में लाइबिलिटी हो एसेट हो लाइबिलिटी बन जाए, एंड पे शुरू में लाइबिलिटी हो एसेट बन जाए, इट में हैपन, लेकिन एसेट एसेट ही रहे, लाइबिलिटी लाइबिलिटी भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। हमारा मैकेनिज्म ऐसा है कि हमने क्लोजिंग निकालना है वर्किंग से और बैलेंसिंग एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, वो उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया जी क्लोजिंग, 0 आ। तो एक्सपेंस आर्ट के पता नहीं मुझे, क्या मुझे नहीं पता रिकॉर्ड करेंगे क्या। वैसे ये गमों वाली साइड होती है लेजर की, दुखों वाली, खर्चों वाली। अच्छा चलिए जी, डीटी इस तरफ आ रहा है बैलेंसिंग जी, 8 आ गया। अब एंट्री बन गई, DTL/A का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और उसके अगेंस्ट DTE डेबिट हो रहा है। लेजर को पढ़ के हमने एंट्री बना ली, तो DTE डेबिट, DTL/A जी कितना 8। अब इस एंट्री को पोस्ट करो, तो DTO 32 की एंट्री नहीं कराई, तो 32 रुपये का है एंट्री है। ये हमेशा एक्सपेंस बढ़ना ही है, करंट टैक्स हमेशा बढ़ेगा ही, प्रोविजन फॉर करंट टैक्स। ठीक है, और लाइबिलिटी के अगेंस्ट कोई एडवांस टैक्स हो तो वो एडजस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर करंट टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड ही होना होता है हमेशा,
डेफर्ड टैक्स का मसला है, कभी रिकॉर्ड हो रहा है कभी रिवर्स हो, ठीक है। एनीवेज अब ये क्या है, GTE डेबिट, ठीक है, तो ये भी 40 हो गया और यहाँ पर 40 आ गया और हो गई वो डिस्टॉर्शन आपकी रिमूव जो वैसे आ गई, ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर आपको नॉन करंट एसेट्स में डेफर्ड टैक्स बस लिखना है आपने पर्चे में, ऐसे डेफर्ड टैक्स नजर आ रहा था 2021 में 8 रुपये, ऐसे ही है, और 2022 में ये डेफर्ड टैक्स एसिड 0 हो गया, लेकिन करंट टैक्स की प्रोविजन 32 रुपये की इस साल में भी आ रही है। टैक्स वालों तो अपने हिसाब से 32 रुपये लेने जो उनके हिसाब से टैक्स बनता है, ठीक है, सही है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड नहीं था, ये तो मैंने वैसे ही बस एक्स्ट्रा करा दी, ये मेरे सवाल में रिक्वायर्ड नहीं। कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? जी यहाँ पर इस पार्ट को क्लोज कर दो।